अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्लियर करेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस किस स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं या उनका स्ट्रक्चर जो है किस तरह का हो सकता है। प्रोटीन्स जो हैं हमारे पास पिछले सेशन में हम क्लियर कर चुके हैं कि ये हमारे पास पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स की। तो दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर्स हैं। अब चूँकि हम प्रोटीन से वाकफियत कर चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम जान चुके हैं कि अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में मिलते हैं एक स्पेसिफिक अंदाज में और हमारे पास एक चेन बनती है जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड मिलते हैं यूँ, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और एक लंबी सी चेन बना लेंगे। इसी चेन को हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड का। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास चेन है ये एक पॉलीपेप्टाइड है। अगर तो ये पॉलीपेप्टाइड हमारे पास फंक्शनल है यानी अपना काम परफॉर्म करती है तो इस वक्त हम इसे कहेंगे कि ये फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड जो है ये हमारे पास बेसिकली प्रोटीन है। फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो अब प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं अपने नेचर के अंदर, बहुत ही ख़ास होती हैं और इनकी ये स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है कि ये कितने अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनी है। अगर हम देखें यहाँ पे इसको कंसिडर करें एक अमाइनो एसिड, तो कितने अमाइनो एसिड्स के मिलने से ये प्रोटीन्स बननी है इस पे डिपेंड करती है उनकी स्पेसिफिसिटी। और कौन कौन से अमाइनो एसिड जो हैं उनके मिलने से हमारे पास ये प्रोटीन बनी है इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है इसकी स्पेसिफिसिटी। एक जो है उसे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो अटैच हैं उनका नंबर कितना है, और दूसरा ये कि किस किस्म के अमाइनो एसिड जो हैं इसके साथ अटैच हैं। दूसरी जो चीज़ है जिसके ऊपर स्पेसिफिसिटी डिपेंड कर रही है वो है कि हमारे पास किस काइंड के अमाइनो एसिड जो हैं अटैच हैं, अमाइनो एसिड्स। तीसरी चीज़ कि इसका सीक्वेंस क्या है, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है कि पहले कौन सा अमाइनो एसिड अटैच है, फिर कौन सा अटैच है, उसके बाद कौन सा अटैच है, उसके बाद कौन सा अटैच है। तो ये इसका सीक्वेंस कि इसकी तरतीब पे भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो है प्रोटीन वो उसका काम क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, और वो इसके ऊपर उसकी स्पेसिफिसिटी डिपेंड कर रही है कि वो ये ख़ास काम परफॉर्म करेगी। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे भी प्रोटीन्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं। जो चौथी चीज़ है जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है इसकी स्पेसिफिसिटी, इसका फंक्शन जो है डिपेंड करता है, वो इसका है स्ट्रक्चर, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो हमारे पास स्पेसिफिसिटी जो है प्रोटीन की वो इसके ऊपर स्पेसिफिसिटी डिपेंड करती है इन चार चीज़ों पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। अब प्रोटीन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्ट्रक्चर दिए गए हैं और मैंने अभी कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यही स्पेसिफाई करेगा कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इसका स्ट्रक्चर ही स्पेसिफाई करेगा कि ये प्रोटीन जो है कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी सेल के अंदर। स्ट्रक्चर जो है बेसिकली प्रोटीन के 4 किस्म के बताए गए हैं, यानी साइंटिस्ट ने इसको अपनी आसानी के लिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो पहली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पास सिंपली अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं और एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे, और अगर वो फंक्शनल है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो प्रोटीन है। तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का वो ये है कि अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन जो है एक दूसरे के साथ अटैच है। तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो यहाँ पे ड्रा किया गया, इसे ही हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन होगी, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए, ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टेबल नहीं है। तो उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है कि अपने आप को फोल्ड कर लेता है एक स्पेसिफिक शेप के अंदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन्स हैं हमारे पास जो क्या है कि अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहती, वो एक और स्ट्रक्चर अचीव कर लेती हैं। वो हमारे पास हेलिक्स की शक्ल में भी हो सकता है, इस तरह से, इस तरह अल्फा हेलिक्स इसे कहेंगे हम, या फिर वो बीटा प्लेटेड शीथ के अंदर भी हो सकता है, इस तरह से कि ये देखें, यूं 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 यूं, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शीथ है, और ये जो है हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर है। बेसिकली अगर इसे आप देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, हेलिक्स की शक्ल में, यूं यूं स्पाइरली अरेंज होगा। अब होता क्या है कि हर एक हेलिक्स के अंदर, अगर इधर से इधर तक एक हेलिक्स, यहाँ से नेक्स्ट और यहाँ से नेक्स्ट, अब हर एक हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स आते हैं, 1 2 3 4। अब देखें, एक हेलिक्स के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक हेलिक्स है, तो हर हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड आएंगे, अमाइनो एसिड्स। इसी तरह नेक्स्ट हेलिक्स में भी 3.6 अमाइनो एसिड ही आएंगे, 1 2 और 3। इसी तरह नेक्स्ट में भी 1 2 3 और 4। तो देखा जाए इसमें भी हमारे पास 3.6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.6 अमाइनो एसिड इसमें भी हैं, इस हेलिक्स में भी 3.6 हैं। तो अगर इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देखी जाए तो वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि इसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो बड़ी सिमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो बड़ी ही सिमेट्रिकल है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास हर हेलिक्स के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है या बीटा प्लेटेड शीथ है, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब बेसिकली होता क्या है कि एक अमाइनो एसिड अगर यहाँ पे है तो उसका कार्बोक्सिलिक एंड पे मौजूद ऑक्सीजन और इधर कोई उसके पैरेलल जो अमाइनो एसिड है उसके जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, उनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये देखें। इसी तरह यहाँ पे मौजूद हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप का और यहाँ पे मौजूद कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी कि हमारे, अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट है तो इसमें क्या होगा कि एक दूसरे के एडजेसेंट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएंगे, फर्ज करें ये ए का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन है और उसी के सामने जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन होगा उनके दरमियान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सोर्स है जो कि इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली मेंटेन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स रहती हैं और ज़्यादातर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर अचीव नहीं रखती, बल्कि वो एक न्यू स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हमने अभी डिस्कस किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं कि जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी नहीं रहती और वो तीसरे किस्म का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक न्यू किस्म का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उसे हम कह रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी का मतलब तीसरा, टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास यही प्रोटीन्स जो हैं, यानी यही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, ये क्या करती है, अपने ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाती है। अमाइनो एसिड की ये जो चेन है ये अपने ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाती है, ये लें कुछ इस तरह से। और एक जो नया स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। यूँ ये चेन जो है अपने ऊपर ही फोल्ड हो गई है और एक गोल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेगी हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास यही चेन अपने ऊपर फोल्ड हो गई है, यानी अपने ऊपर ही लिपटी गई है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है मेनली स्टेबल किया जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के थ्रू, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग के थ्रू या आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, या फिर डाई सल्फाइड बॉन्डिंग होती है, यानी दो सल्फर के दरमियान बॉन्डिंग होती है। डाई सल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू इसको अचीव किया जाता है। तो तीन हमारे पास तरीके हैं या तीन बॉन्ड्स हैं जिनके थ्रू टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा जाता है, स्टेबल रखा जाता है। पहला जो बॉन्ड है हमारे पास वो क्या है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड है हमारे पास उसे हम कह रहे हैं वो आयनिक बॉन्ड है। और तीसरा बॉन्ड जो है यह है डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी दो सल्फर के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे डाई सल्फाइड बॉन्ड, जिसके थ्रू टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसको मेंटेन किया जाता है। कुछ अब टर्शरी स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर का फ़ायदा कुछ यूँ है कि जो प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक होंगी यानी पानी को पसंद करेंगी वो हमारे पास बाहर वाली साइड को अरेंज हो जाएंगी। जो प्रोटीन्स हमारे पास हाइड्रोफिलिक हैं यानी वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो हैं हमारे पास वो एक्वस मीडियम की तरफ हो जाएंगे। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं जो पानी से डरते हैं वो अंदर वाली साइड को ओरिएंट हो जाएंगे। हाइड्रोफोबिक जो हमारे पास अमाइनो एसिड हैं वो अंदर वाली साइड को ओरिएंट हो जाएंगे ताकि वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन ना रहे। तो इस स्ट्रक्चर का, टर्शरी स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा हो गया हमें कि हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो हैं ये वाटर वाली साइड को ओरिएंट हो जाएंगे और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो हैं ये हमारे पास पानी से दूर हो जाएंगे और एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। और इनको मेंटेन किसके थ्रू किया जाएगा? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, जो
एंजाइम्स हैं हमारे पास बेसिकली ये टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। एंजाइम्स जो हैं हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। अब कुछ प्रोटीन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के मिलने से बनती हैं। अच्छा, तीसरा स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है टर्शरी स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बनती हैं। इसको हम ये जो इसका स्ट्रक्चर है जो कि ये अचीव करती हैं, इसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, यानी चौथा जो स्ट्रक्चर है क्वाटर्नरी। क्वाटर्नरी का मतलब है चौथा हिस्सा होता है या फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ये चौथा किस्म का यानी फोर्थ किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन अचीव कर सकती है। तो कुछ प्रोटीन्स हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में यानी कि पाई जाती हैं, कुछ ज़्यादातर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादातर टर्शरी स्ट्रक्चर में, या फिर हमारे पास कुछ प्रोटीन है जो कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में होती हैं। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो हमारे पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर जो मुश्तमिल होती हैं प्रोटीन्स, उन्हें हम कहते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर अचीव करती हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे पास बेसिकली क्वाटर्नर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर होंगी, यानी ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी। होता क्या है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि टर्शरी फॉर्म के अंदर पाई जा रही है। इसी तरह एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जा रही है, कुछ इस तरह से। अब दोनों चेन्स के मिलने से जो नया स्ट्रक्चर बना है इसे ही हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक ये जो है ब्लू कलर में पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और दूसरी जो चेन है वो हमारे पास यहाँ पे रेड कलर में है, पॉलीपेप्टाइड चेन। देखा गया है अभी तक जो हमारी स्टडीज़ हैं उनमें देखा गया है कि हमारे पास जो इंसुलिन है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की, तो इंसुलिन हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है। इंसुलिन, तो इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर, 2 × 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इनमें से एक जो पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड की चेन, वो 21 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, 21 अमाइनो एसिड्स। लेकिन जो दूसरी है हमारे पास इसकी चेन, वो 30 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, 30 अमाइनो एसिड्स। तो टोटल अगर देखे जाएं इंसुलिन के अंदर अगर टोटल अमाइनो एसिड देखे जाएं तो इनको अगर जमा कर दिया जाए तो ये हमारे पास बन जाते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास जो इंसुलिन है ये 51 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, और ये 51 अमाइनो एसिड फर्दर डिवाइडेड हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन में। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 21 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी जो है हमारे पास वो 30 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से, उसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसी तरह एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन की, यहीं पे उसको भी ड्रा कर लेते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पे इंसुलिन की, जबकि दूसरी एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन है।
कैरियर प्रोटीन है जिसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और थोड़ी सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की यानी मुंतकली करवाएगी जिस्म के अंदर। ये बेसिकली 4 किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 2 हमारे पास चेन्स हैं जिनको हम कहते हैं अल्फ़ा चेन्स, और 2 हमारे पास हैं जिन्हें हम कहेंगे बीटा चेन्स। तो 2 हमारे पास बेसिकली चेन्स आ गई हैं, एक अल्फ़ा और दूसरी जो है ये हमारे पास बीटा चेन है। अल्फ़ा चेन्स जो है हमारे पास ये 141 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, 141 अमाइनो एसिड्स, और जो बीटा चेन है ये 146 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, अमाइनो एसिड्स। तो अगर देखा जाए हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है ये टोटली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है, उनमें से 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 हमारे पास बीटा चेन्स हैं। अल्फ़ा चेन्स जो हैं ये 141 अमाइनो एसिड पर, हर अल्फ़ा चेन 141 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है और हर बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हीमोग्लोबिन की यहाँ पे बात की जाए, हीमोग्लोबिन जो कि एक कैरियर प्रोटीन है, तो इसमें हमारे पास इसके पास 2 अल्फ़ा चेन्स हैं। तो अल्फ़ा चेन्स जो हैं ये 141 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। तो टोटल हमारे पास ये 282 अमाइनो एसिड्स हो गए। इसी तरह हमारे पास जो बीटा चेन है ये 146 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अगर बीटा चेन्स को देखा जाए तो टोटल अमाइनो एसिड कितने बनते हैं, 292। तो अल्फ़ा चेन में टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, 282, और हर अल्फ़ा चेन जो है ये 141 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। तो चूंकि हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन्स हैं इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 141 को 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 282। तो हम कहेंगे हर अल्फ़ा चेन जो है ये 282 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, सॉरी टोटल अल्फ़ा चेन्स 282 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, और हर बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। तो चूँकि 2 बीटा चेन्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और टोटल अमाइनो एसिड बीटा चेन्स के अंदर 292 होंगे। और अगर कंबाइंड अमाइनो एसिड देखें यहाँ पे, वहाँ दोनों को मिलाने से जो हमारे पास अमाइनो एसिड आएंगे, यानी हीमोग्लोबिन में अगर टोटल अमाइनो एसिड देखें तो वो हमारे पास बनेंगे 574। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड हैं वो होते हैं 574। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि टोटल अमाइनो एसिड हमारे पास 574 है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, ये इसे कौन बताएगा राइबोसोम को कि भाई आपने इस अमाइनो एसिड को पकड़ना है और यहाँ पे लगाना है, इसको पकड़ना है और यहाँ पे लगाना है, इसको पकड़ना है और यहाँ पे लगाना है। तो इसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो इसके अंदर तमाम की तमाम मालूमात स्टोर होती है कि सेल जो है वो उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, किस वक्त होंगे, किस तरह से होंगे। तो ये तमाम की तमाम मालूमात हमारे पास इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो डीएनए के अंदर मालूमात मौजूद है। अब ये डीएनए जो है इसको पहले इसकी कॉपी बनाई जाती है, इसको रीड करके इसकी कॉपी बनाई जाती है जिसे हम आरएनए कहते हैं, आरएनए जो है ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये हमारे पास डीएनए से
आरएनए बना लिया गया जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये याद रखिएगा कि डीएनए को डायरेक्टली पढ़ा नहीं जा सकता, इसकी पहले कॉपी बनाई जाती है जिसे हम आरएनए कहते हैं, इसको रीड किया जाता है और यही आरएनए जो है बाद में रीड किया जाता है, इससे प्रोटीन्स बना ली जाती हैं, प्रोटीन्स। और इनको रीड कौन करता है? प्रोटीन्स भी हम कह सकते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बनाई जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हम जानते हैं कि राइबोसोम्स करवाते हैं, तो राइबोसोम इसको रीड करेंगे और हमारे पास प्रोटीन्स बनवाएंगे। इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि डीएनए जो है ये कोडेड है, यानी कोड्स की शक्ल में है। पहले इसको डिकोडेड किया जाता है, यानी आसान लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो कि राइबोसोम पढ़ सके। राइबोसोम इसको पढ़ता है और उसको पढ़ के क्या करता है कि प्रोटीन्स बनाता है। और ये बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास ये मालूमात होती है, ये हमारे पास जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में होती है, जेनेटिक कोड्स, जो कि इस केस में 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बताएगा कि कौन सी यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है मौजूद होगा, अमाइनो एसिड। इसको मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ कि आरएनए के ऊपर ख़ास किस्म के कोड्स होते हैं जिन्हें हम जेनेटिक कोड कहते हैं। वो बेसिकली कोड वही होते हैं जो कि डीएनए के ऊपर है, ठीक है। तो डीएनए से वो कोड कॉपी किए जाते हैं आरएनए की शक्ल में। वो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक जेनेटिक कोड कहलाता है और हर एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड को मुख्तस करता है कि अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड आए हैं, यानी अगर ये जेनेटिक कोड आया है तो ये अमाइनो एसिड लगाया जाएगा, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड आए हैं तो ये वाला जेनेटिक कोड लगाया जाएगा। फर्ज करें ये हमारे पास आरएनए है, इसके ऊपर ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड मौजूद है, फिर से यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड मौजूद है, उसी तरह फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड मौजूद है, अगेन फिर से 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड मौजूद है। तो राइबोसोम क्या करेंगे कि राइबोसोम इस जेनेटिक कोड को, ये 3 न्यूक्लियोटाइड के जेनेटिक कोड को रीड करेगा और उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये अमाइनो एसिड लगाया जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे अमाइनो एसिड लग गया ए, फिर वो नेक्स्ट जेनेटिक कोड को रीड करेगा जो कि हमारे पास कोड करता है अमाइनो एसिड बी की इंफॉर्मेशन रखता है, फिर वो तीसरा करेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड सी है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है अमाइनो एसिड डी की। तो इसको जब राइबोसोम रीड करेगा तो वो क्या करेगा कि पहले अमाइनो एसिड ए लगाएगा, उसके बाद अमाइनो एसिड बी लगाएगा, उसके बाद अमाइनो एसिड सी लगाएगा और उसके बाद अमाइनो एसिड डी लगाएगा। अगर कोई और आरएनए है यानी उसमें पहले है कि अमाइनो एसिड हमारे पास ए आएगा, फिर उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि अमाइनो एसिड सी आएगा, फिर है उसके अंदर डी आएगा और फिर आएगा कि बी आएगा। तो उसके अंदर जो जेनेटिक कोड का सीक्वेंस होगा वही स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे अरेंज होगा। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, फर्ज करें तो इसके यानी पॉलीपेप्टाइड चेन की जो मालूमात थी जिस आरएनए में थी उसके जेनेटिक कोड का सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये था, और इसके पास जो जिस आरएनए से ये बना है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये था। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होगा वही स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड या कौन सी प्रोटीन बनेगी हमारे पास। तो जो जो न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे उसके मुताबिक अमाइनो एसिड को जोड़ के हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना ली जाएगी, और अगर वो पॉलीपेप्टाइड फंक्शनल है तो वो हमारे पास प्रोटीन है। अच्छा, अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर किसी वजह से कोई जेनेटिक म्यूटेशन आ गई है, फ़र्ज़ करें ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, इसकी जगह पे कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया है, तो क्या होगा जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटीन बनाई जाएगी। फर्ज करें डिफेक्टेड आरएनए बना है
ख़राब आरएनए है, उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी क्या होगी, ख़राब होगी। उससे जो प्रोटीन बनेगी वो भी ख़राब होगी। अगर इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल अनीमिया डिजीज़। यहाँ पे एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल कहते हैं दांतरी को, वो जिससे पट्टे वगैरह नहीं काटते, ठीक है। फसलों में फार्मर किसान क्या करते हैं कि अपने यानी फसलों को काटते हैं और ये बकरों वगैरह को या गायों वगैरह को पट्टे डालने के लिए काटते हैं, तो वो दांतरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि तकरीबन इस तरह की होती है, इस शेप में, यूं यूं। और यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए चीज़ मौजूद होती है। इस दांतरी से वो क्या करते हैं कि अपने फसलों को काटते हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर जो 574 अमाइनो एसिड हैं, इनमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है हर बीटा चेन में से चेंज हो जाता है। तो हमारे पास 2 बीटा चेन्स थी इसकी टोटल यहाँ पे हमारे पास जो बीटा चेन्स हैं वो 2 हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 बीटा चेन्स हैं। हर बीटा चेन के एक अमाइनो एसिड की लोकेशन सिर्फ चेंज हो जाए, एक अमाइनो एसिड के अंदर म्यूटेशन आ जाए, यानी उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, इसकी शेप भी चेंज हो जाती है और इसकी शेप हो जाती है इस तरह सिकल की तरह की। तो इसीलिए इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है इसकी कैपेबिलिटी जो है ऑक्सीजन कैरी करने की वो बहुत कम हो जाती है या ना होने के बराबर ही होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसे शो करता हूँ, यहाँ पे डाउन एरो के थ्रू, कि हमारे पास क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की हर बीटा चेन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है चेंज हो जाता है और इसकी वजह से हमारे पास उस प्रोटीन की शेप ही चेंज हो जाती है। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है कि हमारे पास अमाइनो एसिड अपनी प्लेस पे होने चाहिए। अगर एक भी अमाइनो एसिड चेंज होगा, यानी अगर डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर म्यूटेशन आई, उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ और उसकी जगह पे न्यूक्लियोटाइड का जैसे ही सीक्वेंस चेंज होगा तो अमाइनो एसिड जो है हमारे पास ये एक कोई और अमाइनो एसिड उसकी जगह लग जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे लगना एक अमाइनो एसिड था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से यहाँ पे कोडिंग किसी और अमाइनो एसिड की आ गई और उस अमाइनो एसिड की जगह पे कोई और अमाइनो एसिड लग गया, तो क्या होगा कि प्रोटीन की शेप भी चेंज हो गई और वो अपना काम अब नहीं कर सकती। तो एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन की कि क्या होता है कि 2 बीटा चेन्स के हर एक यानी बीटा चेन में से एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं होता, उसकी जगह पे कोई और अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाता है और हमारे पास हीमोग्लोबिन की शेप जो है सिकल की तरह की हो जाती है और इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन चूँकि पेशेंट को पूरी नहीं मिलेगी, सफोकेशन की वजह से जो डेथ है पेशेंट की वो अकर हो जाएगी, तुम्हारा पेशेंट जो है वो मर जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 10,000 प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स के मिलने से बन रही है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्रोटीन्स हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। तो इसलिए इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे आना चाहिए, कौन सा कहाँ पे आना चाहिए। अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से बहुत बड़े डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और मुमकिन है ये जेनेटिक डिजीज़ हों क्योंकि जीन्स में तब्दीली आई है, न्यूक्लियोटाइड्स में या डीएनए में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से ये नस्ल दर नस्ल हमारे पास चलती जाएंगी। तो ये हमारे इसलिए अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहती हैं, लेकिन
कुछ प्रोटीन जो हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें स्टेबल नहीं रहती, तो वो क्या करती हैं कि नए किस्म के स्ट्रक्चर को अचीव करती हैं, जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहती हैं। तो ये क्या करती हैं कि अपना एक हेलिक्स बना लेती हैं, एक स्पाइरली अरेंज हो जाती हैं। ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास सिक्का नहीं, ये बॉल पॉइंट के अंदर एक हम क्या कहते हैं उसको, स्पाइरली मौजूद होता है लोहे का, ठीक है, उस तरह ये अरेंज हो जाती हैं स्पाइरल की शक्ल में या बीटा प्लेटेड शीट में चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मेंटेन किया जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी स्टेबल नहीं है, तो उनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है, और एक इस तरह से फोल्ड होती है कि जो अमाइनो एसिड वाटर से डरते हैं यानी हाइड्रोफोबिक हैं वो अंदर वाली साइड को चले जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं, और जो पानी को लव करते हैं वो हाइड्रोफिलिक यानी अमाइनो एसिड वो एक्वस मीडियम की तरफ हो जाते हैं। तो ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फ़ायदा प्रोटीन को कि उसके वो अमाइनो एसिड जो पानी से डरते हैं वो पानी से दूर रहते हैं, और जो पानी को लव करते हैं वो पानी की तरफ रहते हैं। तो ये क्वाटर्नरी टर्शरी स्ट्रक्चर का बहुत फ़ायदा है। ज़्यादातर एंजाइम हमारे जो हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। अब होता क्या कि कुछ प्रोटीन्स हमारे पास तभी फंक्शनल हैं जब वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में होंगी। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि हमारे पास प्रोटीन जो है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर में होती हैं। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे बड़ी इंसुलिन की, जो कि हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन 21 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी जो है 30 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। तो टोटल इंसुलिन में अमाइनो एसिड 51 हो जाएंगे। इसी तरह हीमोग्लोबिन को देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑक्सीजन की और CO2 की। इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। हर अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड है और हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है। तो टोटल अमाइनो एसिड हमारे पास अल्फ़ा चेन में 282 हो गए और बीटा चेन में 292 हो गए, और टोटल हीमोग्लोबिन में हमारे पास 574 अमाइनो एसिड हो गए। अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट के कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ पे लगेगा, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर कोड की होती है। तो कौन सा जेनेटिक कोड आएगा वो ही स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा। फिर जो जेनेटिक कोड आएगा वो स्पेसिफाई करेगा कि ये अमाइनो एसिड लगेगा। अगर एक भी अमाइनो एसिड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सीरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की, जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन्स के अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पे नहीं होता और इसकी शेप सिकल की तरह हो जाती है, और ये ऑक्सीजन जो है कैरी अब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का। अब ये स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इस वजह से फर्दर जो है हमारे पास साइंटिस्ट या हम कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या किया है कि क्लासीफाई कर दिया है हमारे पास प्रोटीन्स को। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब उन्होंने क्या किया कि क्लासीफाई कर दिया हमारे पास प्रोटीन को 2 फॉर्म्स में, एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक को हम कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी जो है ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो ये 2 नए स्ट्रक्चर हैं जिसकी बेस पे हमने प्रोटीन्स को डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम फाइब्रस प्रोटीन को देखें, फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास फाइबर्स की शक्ल में होती है, ठीक है। इसमें क्या आता है कि एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर भी ये मुश्तमिल हो सकती हैं प्रोटीन जिसे फाइब्रस कह रहे हैं, और एक से ज़्यादा पर भी ये मुश्तमिल हो सकती हैं। जिस तरह ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, तो ये प्रोटीन जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है।
हर पॉलीपेप्टाइड को हम कहेंगे फिब्रिल, फिब्रिल। तो यहाँ पे ये भी एक फिब्रिल है, ये जो ब्लैक कलर में पॉलीपेप्टाइड है ये भी हमारे पास फिब्रिल है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो हैं ये फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होती हैं जो कि बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ये हमारे पास एक्वस मीडियम के अंदर हल नहीं होती, एक्वियस मीडियम के अंदर इनसोलुबल है, एक्वस मीडियम के अंदर ये इनसोलुबल है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी तब्दील नहीं की जा सकती, तो ये हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन है, यानी इनके क्रिस्टल नहीं बनाए जा सकते। इसके साथ साथ ये इलास्टिक भी होती हैं हमारे पास, इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को खींचें और वो उस खिंचाव को रेजिस्ट करे और वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करे तो हम कहेंगे उसके अंदर इलास्टिसिटी है या वो इलास्टिक है। तो ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन थी और ये ज़्यादातर हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसा कि यहाँ पे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये इसमें ज़्यादातर पाई जाती हैं। और इनका काम क्या है कि ये स्ट्रक्चरल रोल जो है परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर, स्ट्रक्चरल रोल। तो ये सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करती हैं, सेल के स्ट्रक्चर भी बनाने में हेल्प करती हैं और उसी के साथ साथ ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को भी बनाती हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसकी हम, तो कैराटिन इसकी एग्जाम्पल में आएगी। यहाँ पे ब्लू कलर में लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसकी, बल्कि ग्रीन कलर में। कैराटिन जो है जिसके हमारे यानी नेल्स बने होते हैं कैराटिन के, हमारे हेयर्स जो हैं कैराटिन के बने हैं, वो इसकी एग्जाम्पल में। उसके अलावा सिल्क जो है हमारे पास, जो कि सिल्क वर्म से मिलता है, या स्पाइडर जो है हमारे पास मकड़ी है उसके जाल में भी सिल्क होता है, तो वो भी जो है इसकी एग्जाम्पल है। हमारे मसल्स में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं मायोसिन, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है, तो वो भी हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी किस्म की प्रोटीन है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि हमारे पास स्फेरिकल होती है शेप में। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास स्फेरिकल होगी या लिप्सॉइडल होगी, स्फेरिकल या लिप्सॉइडल, थोड़ी सी हम कह सकते हैं बेजवी शक्ल की होगी। उसके अलावा ये एक्वस मीडियम के अंदर सोलुबल हैं, एक्वस मीडियम के अंदर सोलुबल होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन कौन सा एक्वस मीडियम हो सकता है? यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस अल्कोहल हो सकती है। तो ये हमारे पास एक्वस मीडियम के अंदर सोलुबल है। और इनको चूंकि फाइब्रस को क्रिस्टलाइन नहीं किया जा सकता, इसके ऑपोजिट जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। खास इन्वायरमेंटल कंडीशन दे के इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और ये ज़्यादातर टर्शरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ये पाई जाएंगी। तो और मज़े की बात सुनिए कि ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, दे कैन बी डिसऑर्गेनाइज अगर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट इनका चेंज कर दिया जाए, इनका फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, यानी अलग-अलग हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स। उसके अलावा हमारे पास हार्मोन्स जो हैं, एंटीबॉडीज़, तो ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाती हैं।
तो ये क्लासिफिकेशन की गई है इनकी शेप की बेस पे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने स्ट्रक्चर देखा प्रोटीन्स का, फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखी कि साइंटिस्ट ने इनको अपनी ईज़ के लिए फर्दर कैसे क्लासीफाई किया है। तो फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास फाइबर्स की तरह की होती है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इस तरह की ग्लोब्यूलर या टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो बाकी आपने इनको स्टडी कर लिया, तो बेटा आप कंसेप्ट लीजिए, बाकी इंशाल्लाह फर्दर सेशंस में हम मज़ीद जो हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।